वेलकम चैंपियंस। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो घटनाचक्र पूर्वावलोकन का इतिहास का सेशन है ये, जिसमें कि हमने अपनी क्लास जो है पिछली यहाँ तक कंप्लीट की थी और इससे आगे जो है हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। RO एग्ज़ाम की जो डेट आपकी फरवरी में 11 फरवरी को डिसाइड कर दी गई है और PCS प्री की जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को कंफर्म हो चुकी है। उससे पहले हम जो है इस बुक को फिनिश कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो अब्दुल रज्जाक जो था ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है विजयनगर आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है नन्यन और टिक्कन। नन्यन और टिक्कन जो है तेलुगु अनुवाद की जो है अनुवादों के लिए विख्यात हैं। निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त हुआ, तो इनको आश्रय प्राप्त हुआ था विजयनगर राजाओं का। पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में निपुण थीं? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। तो इन सभी में जो थी महिलाएं निपुण थीं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल के सक्रिय थे? तो ये सक्रिय थे विजयनगर राज्यकाल में। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध जो था वो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो ये गुजर चुके हैं कृष्णदेव राय के। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था सन 1565 में। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर का साम्राज्य का शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट द्वितीय था। 1565 में जो तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राजसी एवं तंगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच स्थित था, इसलिए इसको जो राजसी तंगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी भू राजस्व। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों सही है। विजयनगर के किस शासक ने जो है चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो वुक्का प्रथम ने। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो ये थे देवराय द्वितीय के दरबार में। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडग्राह तो खंडहर में विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं हम्पी में। किसके राज्य के कल्याणम मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये था विजयनगर का। IAS प्री 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी में। ऑप्शन सी हम्पी। दिल्ली सल्तनत प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन।
सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये वर्ग थे तुर्क वर्ग के। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो यह है परगना, सरकार और सूबा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन 1 सही है, इसमें केवल 1। IAS प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को जो है आमिल कहा जाता था। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है इसमें। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवान अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इसमें सी, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, दीवान रियासत की स्थापना बलबन ने नहीं की थी। ये सुमेलित नहीं है। दीवान मुस्तकराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये एक राजस्व विभाग था। दीवान अमीर कोही की मोहम्मद बिन तुगलक ने, यह एक कृषि विभाग था। दीवान खैरात की फिरोज शाह तुगलक ने की, यह एक दान विभाग था। और दीवान रियासत की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की, यह बाजार नियंत्रण विभाग था। ये जो सेशन है हम ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसको जो है एक बार रिवीजन कर देते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था, तो ये संबंधित था रक्षा विभाग से। सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? कृषि से। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत को चरमोत्कर्ष हुआ है? तो ये हुआ है तुगलक में। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। RO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। तो ऑप्शन सी, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीयों तत्वों का। सर्व कर लगाया जाता था, तो सर्व कर जो था वो सिंचाई पर लगाया जाता था। निम्नलिखित में से कौन भूमि उपज उत्पादन में करने वाले इंगित करता है? तो ये था ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। खराज, उस, मुक्तई। खम्स नहीं था, खम्स लूट के धन पे लगाया जाता था। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था, क्योंकि जवाबित क्या थे? तो राज्य के कानून थे। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। हदीस है एक, हदीस क्या है? तो हदीस जो है इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च जो है ग्रामीण अधिकारी था, तो ये था चौधरी। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है, तो फवाजिल का अर्थ जो होता है वो होता है इक्तादारों तथा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो ये हुआ है अलाउद्दीन मसूद शाह के। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में कूट से करें। तो ये थी जीतल और टंका, जीतल और टंका। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? तो इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये धातु चांदी और तांबा के। अब हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य से संबंधित अब तक के पूछे गए विगत वर्ष में क्वेश्चन। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है 12वीं शताब्दी से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, ये हुआ था बलबन का मकबरा। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, तो अलाई दरवाजा में।
प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो ये है बलबन का मकबरा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। कुतुब मीनार, तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी जो है क्रमानुसार सबसे पहले आएंगे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि कवि हैं। इस आंसर को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको जो है सही वर्णानुक्रम में लगाना है क्रमांक से। तो सबसे पहले जो है कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद तुगलकाबाद किले का, उसके जस्ट बाद लोधी गार्डन और उसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी का। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर जो है वो खिलजी से संबंध है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक काल में हुआ। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य में हुआ और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार का जो प्रचलन था वो सरकी राजवंश से संबंधित है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, तो ये हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए अजमेर कुव्वुल इस्लाम जो है सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली में जो है कुब्बुत उल इस्लाम स्थापत्य है। जौनपुर में अटाला मस्जिद और मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद। दिल्ली सल्तनत साहित्य से रिलेटिव अब तक के क्वेश्चन। किताबुल हिंद रचना की प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए। तो ये किताबुल हिंद जो थी वो अलबरूनी ने लिखी थी। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो एटा वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश पटियाली में हुआ था। प्रश्न काल में इसका सही आंसर जो था वो एटा था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था पटियाली में। पटियाली कहाँ पे है? तो एटा उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से जो है किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो ये कहा है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किसके शासन में जो विकास में अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो ये निभाई है खड़ी बोली में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो ये देखा था अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया, दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों का शासन देखा था। ऑप्शन अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों ही इसमें सही है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बंदर जो है बादशाह के दरबार में संबद्ध था? तो गयासुद्दीन बलबन। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली को जनक माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे, तो ये रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसकी या किसका दरबारी कवि था? तो ये दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, यानी कि ये तीनों ही थे। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो ये किया है अमीर खुसरो ने। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो ये थे अमीर खुसरो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब इन्नोरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा किया गया था। नंबर 2, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। सही आंसर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में हुआ था, तो ये हुआ था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए।
तबकात-ए नासिरी का लेखक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तबकात-ए नासिरी का लेखक जो था वो मिनहाज उस सिराज था। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन डी जो इसमें सही आंसर है। सबसे पहले किताब उल हिंद, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, उसके बाद तबकात नासिरी और सबसे लास्ट में आती है फतवा जहांदारी। निम्न भाषाओं से किस भाषा को जो है दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी को। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख फिरोजशाही की रचना की, जिसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इलियट और डाउसन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ताजुल और माशिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था एवं खुरासान स्थित निशापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी थी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। और मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी की रचना की। तारीख हिंद की रचना अलबरूनी ने की। तारीख दिल्ली की खुसरो ने, रहला की इब्न बतूता ने और तबकात नासिरी की मिनहाज उस सिराज ने। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो है दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया। इसकी काबिलियत पे प्रसन्न हो गए और इसने जो लिखा था पुस्तक वो थी रहला। हुआनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ताजुल मासिर जो थी वो हसन निजामी और खजाइन उल फतू अमीर खुसरो। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी। निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? तो शम्स ए सिराज अफीक और जियाउद्दीन बर्नी दोनों ही हैं। हकाइक ए हिंदी के लेखक जो हैं वो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं। तहजीबुल अखलाक के इब्न मिशकाविया, कुंजुल तिजार के बेलक अल कवायकी और जमाबिउल हिकायत के सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था तो ये किया था अमीर हसन सिजजी ने। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का जो सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो यह है सितार को। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राणा कुंभा। रागमाला के रचयिता पुंडरीक विट्ठल थे। रसकौमुदी के श्रीकंठ, राग विभूत के सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2021 में आया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे तो ये सुल्तान था फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित युग्म जो है उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुंडरीक विट्ठल रागमाला। दिल्ली सल्तनत से विविध से पूछे गए अब तक के क्वेश्चन है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तो तुर्कों ने। ऑप्शन बी सही है इसका। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। फिरोज तुगलक जो था वो नहरों का निर्माण कराया था। बलबन जो था उसने नौरोज त्योहार शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की। जहांगीर के समय सर थॉमस रो भारत आया। ऑप्शन सी इसमें सही है। अब्दुल रज्जाक जो था वो तुर्की इससे तुर्की का नहीं था।
ईरान का था अब्दुल रज्जाक। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? तो सबसे पहले भारत में कौन आया? अल-बरूनी आया, उसके बाद इब्न बतूता, फिर ट्रेवेर्नियर, उसके बाद मनुची। ऑप्शन बी सही है। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1236 से 1240 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316, शेर शाह का 1540 से 1545 और अकबर का 1556 से 1605 तक शासनकाल रहा। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। चंदवाड़ा का युद्ध 1194 को हुआ। तैमूर का युद्ध 1398 को, तालीकोटा का 1565 को, घाघरा का 1529 को। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी चांद बीबी अवध की, ये सुमेलित नहीं है। चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन शाह निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, थर्ड नंबर पे पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ और लास्ट में विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल चला। नीचे के युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं, दूसरी ओर उनके पिछले विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा सही युग सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन जो है सही नहीं। इसमें से सही सुमेलित है महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन के रचनाकार महेंद्र वर्मन थे, ये जो है सही सुमेलित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती है, उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र, उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया? तो ये था खिलजी वंश। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन सा था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो वो यात्री था इब्न बतूता। आइने उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो ऑप्शन डी इल्तुतमिश के अधीन। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो ऑप्शन सी जौहर प्रथा। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन बी हेमचंद्र सूरी। सूची फर्स्ट को तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा कुट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। अकबर का संबंध जो है आईनी दहसाला से है। मोहम्मद तुगलक का संबंध जो है वो प्रतीक मुद्रा से है। इल्तुतमिश का संबंध चहलगानी अमीर से और शेरशाह का संबंध जो है सड़के आजम से है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? जूता के संदर्भ में। इसको मिलाना है, ऑप्शन सी सही है इसका, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी को हुआ। कलिंग का युद्ध जो हुआ वो 261 ईसा पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ वो 1576 में और उसके बाद तराइन का युद्ध जो हुआ वो 1192 ईस्वी में। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था मक्का की। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित जो क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे। धन्यवाद।